हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग देख रहे हैं शिक्षण के प्रकार। जो बच्चे यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जो नेट का एग्जाम है, एनईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी जब तक आप नेट पास नहीं करेंगे तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये चाहे आप किसी भी राज्य से हो, ठीक ना, तो आपको नेट पास करना ही है। और नेट पास करने में सबसे ज्यादा जो है आपका पेपर वन का नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है और यही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। क्योंकि थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि देखिए, जो बच्चे पीजी किए हुए हैं और जिन सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं, तो उन सब्जेक्ट में उसका पकड़ जो है अच्छा खासा रहता है। ठीक है, और बाकी जो रिजल्ट डिसाइड करता है वो आपका पेपर वन करता है। ठीक है, यानी पेपर टू तो हर बच्चे का अपने अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है, लेकिन पेपर वन सबको पढ़ना पड़ता है ना, ये उसके लिए नया हो जाता है। तो नया हो जाने के कारण हर बच्चे उतनी फोकस उस पर नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चे ज्यादा फोकस कर लिए पेपर वन पे उनका रिजल्ट आ जाता है। ठीक ना, तो इसलिए आपको पेपर वन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत हो जाती है ना। इसमें हम लोग पेपर वन में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिवृत्ति कहिए, ये देख रहे हैं। इसमें हमारा कई क्लास हो चुके हैं और ये हमारा शिक्षण के प्रकार का दूसरा क्लास है। ठीक है, ये पहले क्लास में हमने जो है कई आधार पे देखे थे। इसमें हमारा दो प्रकार और था। एक था हमारा जो है शिक्षण स्वरूप के आधार पे। किसके आधार पे? शिक्षण स्वरूप के आधार पे। तो शिक्षण स्वरूप के आधार पे देखिए, शिक्षण स्वरूप के आधार पर, ठीक है, शिक्षण स्वरूप के आधार पे भी हम इसको तीन भागों में बांटेंगे। इसको भी तीन भागों में बांटेंगे, बोलेंगे ये भी, इसमें भी तीन प्रकार है। ठीक है, इसमें से पहला है आपका जो है वर्णात्मक। पहला क्या है आपका? वर्णात्मक। लिखेंगे वर्णात्मक। ठीक है, यानी वर्णात्मक का मतलब होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आप किसी भी चीज को पहले वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? वर्णन कीजिए, तो वो हो जाता है आपका वर्णनात्मक। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है आपका, जब आप किसी भी चीज को वर्णन करते हैं तो उसके बाद उसका आता है दूसरा प्रोसेस निदानात्मक, यानी डायग्नोस्ट करिए। निदानात्मक, निदानात्मक। ठीक है, यानी दूसरा क्या आता है हमारा? निदानात्मक। उसका आता है उपचारात्मक। उपचारात्मक। ठीक है, यानी शिक्षण स्वरूप के आधार पर अगर हम देखें तो तीन होते हैं। कौन कौन? वर्णात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। ठीक है, अब देखिए, जैसे ऐसे समझिए, जैसे हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई तरह का इलाज करवाने के लिए, बीमारी को लेकर के जाते हैं, तो डॉक्टर के पास सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग अपने जो भी समस्या है उस समस्या का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? वर्णन करते हैं कि सर ये हो गया था, रात को ये हो गया था, बुखार आ गया था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। मतलब बहुत तरीके से वर्णन करते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वो उस चीजों को समझते हैं, है ना। जब हमारा वर्णन कर देते हैं, हम वर्णन कर देते हैं, तो वो डॉक्टर है क्या करते हैं? उसका तो निदानात्मक सोचते हैं, यानी वो जो है टेस्ट लिखते हैं। ठीक है ना, कि सबसे पहले इसको, इसके लिए कौन कौन से जरूरी टेस्ट है। ठीक है, दैट इज डायग्नोस्टिक हो गया, है ना। और जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाता है हमारे पास, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उपचार करते हैं, यानी उस पर हमारा थेरेपेटिक करते हैं, यानी उपचारात्मक क्रिया चालू कर देते हैं। तो ठीक शिक्षण व्यवस्था में भी हमारा ऐसे ही है, यानी कोई भी चीजों को, विषय वस्तु को सबसे पहले हम वर्णन करते हैं, है ना। उस बच्चे की कमजोरियां देखते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं, सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद निदानात्मक में इसको कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन सी किताबें चाहिए। जब ये दोनों चीजें आ जाती है तो फिर उसके बाद उपचार करते हैं, यानी उसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं।
है ना, और पढ़ाने के क्रम में वो बच्चे फिर सीखना शुरू कर देते हैं। तो यानी इसमें आपका 3 कैटेगरी हो गया, एक हो गया वर्णनात्मक, दूसरा निदानात्मक और तीसरा उपचारात्मक। ठीक है, शिक्षण स्वरूप के आधार पे था ये चीज, है ना। अब आगे जो समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत इसमें, उपचारात्मक तक, है ना। उसके बाद जो हमारा आता है, अगला आता है क्रियाओं के आधार पे। किसके आधार पे? क्रियाओं के आधार पे। तो यहीं पे लिख देते हैं, क्रियाओं के आधार पर ना, क्रियाओं के आधार पर, और ये हमारा लास्ट है। ठीक है, ये हमारा क्रियाओं के आधार पे और ये लास्ट है। इसके में भी 3 होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। इसमें से पहला होता है प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। किसी भी चीज को क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन जो हम लोग देते हैं ना, वही प्रस्तुतिकरण। दूसरा होता है हमारा प्रदर्शन। प्रदर्शन को डेमोन्स्ट्रेशन भी बोलते हैं या परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है क्रिया। क्रिया, ठीक ना। यानी क्रियाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें 3 होते हैं, पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन और तीसरा क्रिया। है नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज को जो है प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना प्रदर्शन करते हैं और उसमें फिर क्रिया करते हैं। तो ये जो था हमारा, वो क्या था? क्रिया के आधार पे। ये 3 भाग था। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षण के जो प्रकार थे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे जो हम लोग इसमें देखेंगे वो देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत। क्या देखेंगे? शिक्षण के सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत। हेडिंग देंगे शिक्षण के शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत जो है, जो जेरोम ब्रूनर ने, कह सकते हैं जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे जेरोम, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो कहेंगे सर जेरोम जेरोम ब्रूनर ने किया था। ब्रूनर ने 1963 में, इसमें 1963 में सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, यानी शिक्षण के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जेरोम ब्रूनर ने किया था। कब किया था? तो ये 1963 में किया था। तो हम बोलेंगे जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का जो होता है, क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत में जो है बहुत सारे तर्क वाक्यों का क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें एक और शिक्षा और के परिणामों तथा दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषता के जो दोनों का पारस्परिक संबंध होता है उसको स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे सुनिएगा, शिक्षण सिद्धांत में बहुत सारे तर्क वाक्यों का एक ग्रुप होता है। क्या होता है? तर्क वाक्यों का ग्रुप होता है। ठीक है, तर्क वाक्यों का ग्रुप होता है, और ये
जिसमें क्या होता है कि एक ओर जो शिक्षा का जो परिणाम है, ठीक है, और तथा दूसरी ओर जो विद्यार्थी की जो विशेषता होती है, उसकी आपस में पारस्परिक संबंध होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक ओर शिक्षा के परिणाम, ठीक है, और प्लस विद्यार्थियों की विशेषता का परस्पर संबंध होता है। ठीक है, यानी शिक्षा के परिणाम प्लस विद्यार्थी की विशेषताओं का परस्पर क्या होता है, आपस में संबंध स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है शिक्षण के सिद्धांत की सहायता से ही, शिक्षण के सिद्धांत के सहायता से ही जो है हम लोग जो लर्निंग यानी अधिगम का मूल्यांकन कर सकते हैं। समझ में, यानी शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही हम लोग अधिगम का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें और क्या कर सकते हैं, यानी अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, यानी अधिगम का मूल्यांकन भी कर सकते हैं किसकी सहायता से, शिक्षण की सहायता से। कोई दिक्कत। अब देखिए शिक्षण सिद्धांत को हम लोग कई चरणों में पूरा करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कोई चरण लिखेंगे तो फिर एक जगह कम पड़ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि सबसे पहले जो है जेरोम ब्रूनर ने 1963 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और शिक्षा का परिणाम प्लस विद्यार्थियों की विशेषता का ही परस्पर संबंध होता है, और अधिगम का मूल्यांकन भी हम लोग शिक्षण के सिद्धांत के सहायता से ही करते हैं। इसको हम कई चरणों में देख सकते हैं, तो इसके लिए चलिए इसको पहले मिटाते हैं, तब जाके यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा जगह बचेगा, और ये पूरा पूरा हम लोग लिख भी पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड जो है ये छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, हेडिंग देंगे शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरण, यहीं पे लिख देते हैं विभिन्न चरण। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरण, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यानी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसके बाद इसमें जो आता है उद्देश्यों का निर्धारण का सिद्धांत, यानी उद्देश्यों का भी हम लोग निर्धारण करते हैं, यानी उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण यानी हमारा जो क्या उद्देश्य है, ठीक है, उसका निर्धारण करते हैं शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट, बोलते हैं ना कि हमें तो ये पढ़ने में इंटरेस्ट है, हमें वो पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो इसमें आपका जो है रुचि का सिद्धांत दिया जाता है। क्या आता है, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा, रुचि का सिद्धांत। उसके बाद जब हम लोग टीचिंग करते हैं या पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो इसके अंतर्गत अभ्यास कह लीजिए या पुनरावृत्ति कह लीजिए, ठीक है, यानी बार बार रिपीटेशन करना, किसी चीज को दोहराना। यानी जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस चीज को अभ्यास करते हैं, लिखने की कई बार लिखने की कोशिश करते हैं, कई बार याद करने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को रिसाइकलिंग करते हैं, रहते हैं मतलब रिसाइकलिंग करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक ना, तो यानी कह सकते हैं कि अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत है ना। यानी यहाँ लिख लीजिए अभ्यास, अभ्यास याद रहेगा आपको, अभ्यास या फिर पूर्ण अभ्यास या वृत्ति का सिद्धांत, अभ्यास या पूर्ण वृत्ति का सिद्धांत। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, अभ्यास होता है, अभ्यास में भी हम लोग बार बार रिपीटेशन करते हैं या पुनरावृत्ति कह लीजिए, उसमें भी हम लोग जो है क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला होता है हमारा वो होता है समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, समन्वय में क्या होता है अभी समझिए। समन्वय का सिद्धांत, ठीक है, समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल, है ना। अभी जैसे हम बताए थे तालमेल यानी परस्पर आपसी संबंध, जो इससे पहले बताए थे, क्या बताए थे कि जो आपका शिक्षण का परिणाम और प्लस विद्यार्थियों की जो विशेषता है, और दोनों को मिला देने से ही हमारा वो शिक्षण का सिद्धांत कंप्लीट होता है, यानी उसका परस्पर संबंध ही हमारा वो सहायता से परस्पर संबंध बन पाती है। तो यानी समन्वय का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है, यानी आपका कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा जो अगला है वो है मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत, ठीक है, मनोरंजन का सिद्धांत क्या है, तो भैया मनोरंजन का सिद्धांत इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई बोरिंग ना लगे, पढ़ाई बोरिंग ना लगे, इसलिए बीच बीच में मनोरंजन का भी कुछ चीजें हो जाना चाहिए। मनोरंजन का मतलब ये नहीं कि फिल्म देखना या फिर सिनेमा देखने जाना या फिर कुछ रील चलाना, ये नहीं, यानी मनोरंजन का सिद्धांत मतलब कि बीच बीच में टीचर को क्या करना है, बच्चे को थोड़ा सा खुशनुमा रखने के लिए कुछ कुछ अपना बीच बीच में ऐसी कुछ मतलब बात कर दे, कुछ जो है हंसाने वाला जोक सुना दे वगैरह, जो शिक्षा से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा देखेंगे कि मनोरंजन का सिद्धांत जो है इसमें हो सकता है। उसके बाद अगला कहेंगे इसमें जो है क्या हो सकता है, तो कहेंगे कि अस्त्रानुकूल शिक्षण का सिद्धांत, मतलब अस्त्रानुकूल मतलब एक स्टेप बाय शिक्षण का सिद्धांत होना चाहिए। तो अगला लिख लीजिए अस्त्रानुकूल, ठीक है, अस्त्रानुकूल शिक्षण का सिद्धांत मतलब जो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा चलते जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो था हमारा वो क्या था, शिक्षण के सिद्धांत के विभिन्न चरण थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है इसे समझ लीजिए फिर से एक बार, यानी शिक्षण के विभिन्न चरण में क्या क्या आ जाएगा, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उद्देश्यों का निर्धारण, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या मनोरंजन का सिद्धांत या फिर अस्त्रानुकूल शिक्षण का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जो है हमारा ये शिक्षण सिद्धांत है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। अब अगला आगे हम लोग चलेंगे शिक्षण के सूत्र पर, शिक्षण के सूत्र, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को भी नोट कर लीजिए। जो बच्चे यूजीसी नेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी इससे, ठीक है, और धीरे धीरे क्लास ऐसी ही अच्छी होती जाएगी आप लोग को भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्र। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है शिक्षण के सूत्र। ठीक है, यानी टीचिंग फार्मूला हमारा बहुत ज्यादा जो है क्या हम वो प्रभावी हो जाता है। ठीक है, यानी पेपर 1 के लिए। तो इसमें समझिए, यानी इसमें कहते हैं कि जो शिक्षण का सूत्र मतलब क्या, यानी ऐसी प्रक्रिया जो कक्षा को प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। यानी यदि आप कक्षा को प्रभावी बनाना चाहते हैं, यानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा हमसे प्रभावित हो,
है ना, हम कैसे पढ़ाएं कि बच्चा हमसे अट्रैक्ट हो, ठीक ना। तो उसको प्रभावी बनाने के लिए, यानी आपका बोलने का तरीका, आपको समझाने का तरीका कैसा हो कि बच्चे हमसे खुश हो जाएं, है नहीं, बच्चे को लगे कि नहीं ये सब बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चे आपको कैसे कहें या बच्चे को कैसे लगे, इसके लिए यदि आप टीचर हैं तो आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, शिक्षण सूत्र का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जो शिक्षण सूत्र का पता होना ही चाहिए। तो जो हम ये कहेंगे, यानी शिक्षण सूत्र किस पे आधारित होता है, तो कहेंगे सर शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं। यानी शिक्षण सूत्र किसके लिए जरूरी होता है, तो शिक्षण सूत्र शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। कैसे, अभी जस्ट बताए हैं। यानी आपको कक्षा को प्रभावी बनाना है तो आपका संप्रेषणी प्रभावी होना चाहिए, है ना, और उसके लिए आपको शिक्षण सूत्र का पता होना चाहिए, ठीक है। अब शिक्षण सूत्र को कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट से समझेंगे, जैसे सबसे पहले पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। अब पूर्ण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, ठीक है, यानी आपके पास पूरा डाटा है, इतना बड़ा, है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा काट देंगे, ठीक है, तो ये हमारा पूरा, ठीक है, और इसका छोटा सा पार्ट यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण और ये उसका थोड़ा सा अंश, हिस्सा। आई बात समझे, कोई दिक्कत, यानी पूर्ण से हम लोग कहाँ जाएंगे, अंश की तरफ जाएंगे, यानी बहुत बड़े क्षेत्र से छोटे क्षेत्र की तरफ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग पूर्ण से अंश में यही करने वाले हैं, है ना। अब शिक्षण सूत्र में ये कैसे लागू होगा कि पूर्ण से अंश की ओर का क्या मतलब, यानी आप जो है, यानी किसी भी विषय वस्तु को क्या करें, सबसे पहले संपूर्ण ढांचे, उसका जो फंडामेंटल चीजें हैं यानी आधारभूत जानकारियां हैं, देने के बाद उसके अंशों पर शिक्षण को स्वीकार करेंगे, ठीक है। यानी आप कह देंगे कि जैसे अभी हम आपको पढ़ाए हैं, पेपर वन पढ़ा रहे हैं, तो पेपर वन जब पढ़ा रहे हैं तो पहला क्लास आप देखेंगे तो हमने पूर्ण पूरा विषय वस्तु, जितना भी विषय वस्तु था आपका, ठीक है, विषय वस्तु यानी सिलेबस की जानकारी हमने आपको दिया, सिलेबस, पूर्ण सिलेबस की जानकारी दिया, ठीक है, पूरा सिलेबस का जानकारी दिया, ठीक है, और उसके बाद उसमें से जो थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, ठीक है, ये इस सिलेबस का एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक ना। यानी आपको पूरा पेपर वन पढ़ना है, और पेपर वन में हमने आपको पूरी विषय वस्तु बता दिया कि इसमें आपको ये पढ़ना है। पेपर वन में आपका 10 यूनिट होता है, 10 यूनिट के अंदर अलग अलग क्या है, चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर फिर अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, और उस एक टॉपिक में से भी एक टॉपिक आता है शिक्षण सूत्र, ये उसका पार्ट है। यानी हमने आपको पहले पूरी जानकारी दे दी और उसके बाद थोड़े थोड़े करके हम आपको बता रहे हैं। कोई बात समझ में आ गई, यानी इसमें हो गया आपका, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो विषय वस्तु के संपूर्ण ढांचे की जानकारी देते हैं, विषय वस्तु, लिखो, विषय वस्तु के संपूर्ण ढांचे की जानकारी देते हैं, ठीक है, यानी विषय वस्तु के संपूर्ण ढांचे की जानकारी देते हैं, और उसके बाद देते हैं, उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा कह लीजिए, थोड़ा थोड़ा को ही अंश कहते हैं, करके पढ़ाते हैं या बताते हैं, है ना।
देखिए जो भाषा वो अपना खुद लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज आपको समझ में आ गया, आप चीज सीख गए, ठीक है, उसको आप लोग अपने में से भाषा बना लीजिए कि सर पूर्ण बता दिए, पूर्ण होता है क्या, संपूर्ण, जितने आपके पास सब सिलेबस है उसकी जानकारी हमें दे देता है, और उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो अंश को अंश बता हो गया वो चीज अंश, ठीक है, तो विषय वस्तु की संपूर्ण ढांचे की जानकारी देते हैं और उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हमको पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है होता है इसी में शिक्षण सूत्र में जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, अगला लिखिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, ये भी वैसे ही है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, जो हमारे सामने है वही हमारा प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है वो प्रत्यक्ष है, और जो हमारे सामने नहीं है वो अप्रत्यक्ष है, यानी लिखेंगे जो हमारे सामने है, ठीक है, और यह अप्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, जो हमारे सामने है और जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, अब ध्यान कीजिए, यानी जब आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं है, उसको कभी नहीं देखे हैं, ठीक है, वो आपके लिए अप्रत्यक्ष है, ठीक है, जैसे ये कह ले कि आपने कितने लोगों ने गॉड को देखा है, भगवान को किसी ने देखा है, कहेंगे किसी ने नहीं। भगवान कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं उसको भगवान को स्वरूप को समझाने के लिए आपको जो है किसी तरह का भगवान का मूर्ति को दिखाया जाता है, उस मूर्ति को तो आप देखे होते हैं, ठीक ना, तो वो हमारे पास प्रत्यक्ष साक्षात हो गया, और जो उनका अदृश्य रूप है वो अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम कि जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है हम सब जानते हैं, लेकिन देखे नहीं है कि सच में गोल है या नहीं है, ठीक है, ऐसे पृथ्वी तो कहता है कि जैसे जियोड है, कोई कहता है ओवल है, कोई कहता है राउंड है, ठीक है, बट हमने नहीं देखा, बट इसको हम ये बताएंगे कि पृथ्वी गोल है, इसके लिए आपको पृथ्वी का एक मॉडल आपको मिलेगा मार्केट में अर्थ का, ठीक है, जो गोल जैसा दिखेगा, ठीक है, और उसको दिखाते हुए हम कहेंगे जो हमारे पास मॉडल है पृथ्वी का ग्लोब, जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, जो ग्लोब है वो ग्लोब को आपके सामने हम रखेंगे और ग्लोब को दिखाते हुए कहेंगे कि ये जैसे ग्लोब दिख रहा है ना ऐसे हमारा पृथ्वी है, तो क्या हो गया, वो जो ग्लोब है वो प्रत्यक्ष है और जो पृथ्वी है हमारे लिए अप्रत्यक्ष हो जाती है, यानी राउंड में शेप में बात करें तो, ठीक है ना, तो ठीक इसी तरह से हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी ये कह लीजिए कि पहले जो जो विषय वस्तु हम जानते हैं उसको पढ़ते हुए उसको रिलेट करेंगे जो वस्तु नहीं जानते हैं उससे, ठीक है, समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो यानी ये कहेंगे कि इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष विषय वस्तु को जानकारी देने के लिए स्थानीय वातावरण में जो प्रत्यक्ष अवेलेबल है उपलब्ध है उससे हम लोग अधिगम करते हैं, यानी उससे सीखने की कोशिश करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल बन गया आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जो हमारे सामने है और जो हमारे सामने नहीं है, तो जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें किसका उपयोग करना है, जो हमारे सामने है उसका उपयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी में एक और आता है सूक्ष्म सूक्ष्म सॉरी या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्या स्थूल से एक मिनट सूक्ष्म की ओर, ठीक है, या इसी में ये लिख लीजिए मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, यानी स्थूल से सूक्ष्म कह लीजिए या फिर मूर्त से अमूर्त कह लीजिए, कोई दिक्कत, यानी इसमें ये हो गया
जैसे अभी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बताए हैं, इसमें भी वही हो गया, यानी मूर्त से अमूर्त, यानी जो हमारे सामने दृश्य है उसका परिकल्पना करते हुए जो हमारे सामने नहीं है उसका बारे में सोचना, यानी मूर्त से मैंने इसमें हमारा हम अपने इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी अपने इंद्रियों की अनुभूति से, यानी सेंस लगाएंगे, यानी जो हमारे सामने है उसका परिकल्पना करते हुए जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोचना क्या कहलाता है? शिक्षण सूत्र का मूर्त से अमूर्त की ओर कहलाता है, ठीक है, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही है आप लोग को? चलिए इसको मिटा देते हैं, बोर्ड भर गया है। अगला हमारा आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और जो जितने बच्चे जो है फटाफट शेयर कर दिए उन बच्चों को जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा बोर्ड पे आपको हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपका पीपीटी लगा देंगे और एकदम उस पर एक्सप्लेन करते चल जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, हाथ से लिखना भी पड़ रहा है, समझाना भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत है, तो थोड़ा सा मेहनत को आप लोग समझिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो अगला शिक्षण सूत्र है वो क्या है, तो वो है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब इसको समझिए, विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। अब विश्लेषण क्या होता है समझिए, विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को हम लोग एनालाइजिंग करेंगे तो बड़ी व्यापक रूप से, किस रूप से? व्यापक रूप से, यानी पहले एक एक चीज को हम लोग उसको तोड़ेंगे, ठीक है, यानी इसका विस्तार देंगे, चीजों को क्या करेंगे? विस्तार करेंगे, यानी एक्सप्लोर करेंगे, ये भी कह लीजिए एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, यानी एक एक चीज को हर यूनिट बाय यूनिट आपको तोड़ेंगे, ठीक है, और उसको यूनिट को तोड़ने के बाद इसको फिर जोड़ेंगे, ठीक है, यानी विश्लेषण में विषय वस्तु को तोड़ देंगे और संश्लेषण में उसको जोड़ देंगे, सटा देंगे, ठीक है, यानी शिक्षण क्या कह सकते हैं, यानी विषय वस्तु को पहले इकाइयों में हम लोग का अधिगम करेंगे, मतलब एक एक करके, और उसके बाद सामूहिक रूप से, ठीक है, यानी विश्लेषण में हम लोग हर एक विषय वस्तु को पूर्ण तरीके से उसको व्यापकता रूप से उसको हम तोड़ेंगे और उसके बाद जब सारी चीजों को तोड़ देंगे तब फिर एक जगह लाके आपको हम जोड़ के बता देंगे, ठीक है, यानी विश्लेषण से संश्लेषण, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हमारा दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जस्ट वही था जो मूर्त से अमूर्त था, वैसे में इसमें आ जाता है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सिंपल है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो विषय वस्तु आपको ज्ञात है, पहले से आप जानते हैं, ठीक है, और पहले से जानते हैं उसको उस वस्तु से रिलेट करते हुए अज्ञात वस्तु को हम लोग उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी जो विषय वस्तु हमको पहले से जानकारी है उसका यूज करके उस विषय वस्तु को क्या करेंगे, जो आपको नहीं पता है उससे हम उसको रिलेट करते हुए जोड़ देंगे, कोई दिक्कत? समझ आ गया? ज्ञात से अज्ञात की ओर में, यानी शिक्षण को पहले ज्ञात विषय वस्तु से जोड़ देते हैं, किससे? अज्ञात विषय वस्तु को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हमारा अगला है जो सरल से जटिल की ओर। सरल से
जटिल की ओर। ठीक है, यानी सरल से जटिल की ओर में क्या लीजिए, जटिल मतलब क्या, कठिन, मुश्किल। ठीक है, तो सब जब शिक्षक आपको शिक्षण करते हैं यानी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या बताते हैं, जो पहले आपका सरल सरल चीजें आप जानते हैं उसको समझाता है, और उसको समझाते हुए थोड़ा सा आपको जो है लेवल को बढ़ाते हैं, और आपका लेवल कठिन की तरफ चला जाता है। ठीक है, ताकि आपको ये पता भी नहीं चले कि हमें ये चीज समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। यानी आपको क्या करता है कि सबसे पहले आसान आसान चीजों को बताते बताते धीरे धीरे डिफिकल्टी पहुंचती है। ठीक है, यानी ये कह लीजिए कि विद्यार्थी को पहले सरल बातों को समझाते हैं, और फिर उससे कठिन बातों को जोड़ते हुए शिक्षण कार्य पूरा करती है। कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ गया आपको, ये भी सरल से जटिल की ओर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं, शिक्षण की अवधारणाएं या क्रियाएं, है ना, या इसको आज यहीं तक रहने देते हैं हम। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे शिक्षण की अवस्था, है ना, इसके भी 3 अवस्था है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं, उसके बाद फिर अभिप्रेरणा पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक करके आपका जो टॉपिक जो है धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, है ना, या फिर अगले यूनिट पे चलेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र समझ में आ गया। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे का क्लास हम लोग फिर कल करेंगे। जय हिंद।